हेलो फ्यूचर चेहरे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज हम सीएसआई नेट लाइफ साइंस का नया सिलेबस की यूनिट 2 यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की पावरफुल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अब टारगेट कर रहे हो सीएसआई नेट, गेट, आईसीएमआर बेट और स्टेट की सेट एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर था, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर चेकआउट कीजिए। वहां से आपका मेम्ब्रेन डायनामिक्स का बेस बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, जिसके बाद आज का लेक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, द गोल्गी अपैरेटस। आज हम इसके स्ट्रक्चर, ऑलिंग, ग्लाइकोसाइलेशन और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट को डिटेल में बताएंगे और बात करेंगे सीएसआई नेट के हाई यील्ड मार्कर एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्गी क्या है। इसे हम सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसे 1898 में कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ईआर से जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं, ये उन्हें रिसीव करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, उसके शॉर्ट करता है और उसकी एक फाइनल डेस्टिनेशन के लिए डिस्पैच भी करता है। अब इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। पहले बात करते हैं इसकी सिस्टनी के बारे में। गोल्गी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन माउथ सैक से बनी हुई होती है, जिसे हम सिस्टनी कहते हैं। ये एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में इस तरह से होती है और यूजुअली ये एक स्टैक में 4 से 8 सिस्टनी होती है। सेकेंड हम बात करते हैं डिक्टियोसम की। एनिमल सेल्स में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और प्लांट सेल्स में ये इंडिविजुअल स्टैक साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें स्पेसिफिकली डिक्टियोसम कहा जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ईआर की तरह गोल्गी की सिस्टर्नीज में आपस में जनरली कंटिन्यूस नहीं होती है। बात करें इनकी फंक्शनल पोलैरिटी की, तो गोल्गी एक हाईली पोलराइज स्ट्रक्चर है जिसके दो अलग अलग फेसेस होते हैं। एक फेस होता है सिस फेस, जो कॉन्वेक्स होता है और ईआर की तरफ फेस होता है। इसका एंट्री फेस है ये। दूसरा है ट्रांस फेस, जो कॉनकेव होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है और ये इसका एग्जिट फेस है। गोल्गी एक सिंगल रूम नहीं है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क की। तो ये ईआर से आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वेसिकल्स होते हैं, सबसे पहले उनको रिसीव करता है। उसको शॉर्ट स्टेशन भी कहा जाता है, जहां डिसाइड होता है कि प्रोटीन आगे जाएगा या वापस से ईआर में रिटर्न करेगा। सेकेंड पार्ट है सिस सिस्टर्नी का। यहां आमतौर पर एन लिंक ओलिगो सैकेराइड से मैनोज रेसिड्यूज को रिमूव करने का काम किया जाता है। थर्ड पार्ट आता है मीडियल सिस्टर्नी। ये सेंट्रल रीजन है जहां सबसे एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को एडिशन किया जाता है। और मीडियल सिस्टर्नी के जस्ट आगे का जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांस सिस्टर्नी। यहां टर्मिनल सियालिक एसिड्स रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं। और सबसे लास्ट और ट्रांस नेटवर्क पे पाया जाता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। ये गोल्गी का फाइनल एग्जिट पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहां से मटेरियल को स्पेसिफिक वेसिकल्स में पैक करके लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है। सीएसआर का एक बहुत ही कॉमन एरिया ऑफ कंफ्यूजन है ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ईआर में शुरू होता है और गोल्गी में मॉडिफाई होता है, लेकिन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन पूरी तरह से गोल्गी अपैरेटस के अंदर ही होती है। बात करते हैं इसमें शुगर्स की, तो इसमें शुगर्स को सिक्वेंशियली सेराइन या थ्रियोनिन रेसिड्यूज के हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप पर ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस में गोल्गी सिस्टर्स ने इसके अलग अलग पार्ट में स्पेसिफिक ग्लाइको ट्रांसफरेज एंजाइम्स मीडिएट होते हैं, जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को मीडिएट करते हैं। ये प्रोसेस यूजुअली एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की एडिशंस के साथ शुरू होता है। ये मॉडिफिकेशन म्यूशिन और प्रोटियोग्लाइकन्स बनाने के लिए बहुत ही क्रूशियल है, जो बॉडी को हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन के अलावा गोल्गी 3 और क्रिटिकल काम करता है, जहां से स्टेटमेंट्स फ्रेम होते हैं। सबसे पहला है प्लांट सेल वॉल सिंथेसिस। प्लांट सेल्स में गोल्गी के डिक्टिजोसोम्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, जो बाद में सेल सरफेस पर भेजे जाते हैं सेल वॉल बनाने के लिए। सेकेंड फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म का। गोल्गी स्पिंगोमाइलिन सिंथेसाइज करता है और सिरामाइड पर शुगर ऐड करके ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स भी
बनाता है। थर्ड है मैनो 6 फॉस्फेट टैगिंग। जिन एंजाइम्स को लाइसोसोम में जाना होता है उन्हें सिस गोल्गी में स्पेसिफिकली एक मैनो 6 फॉस्फेट रेसिड्यू से टैग कर दिया जाता है। बाद में ट्रांस गोल्गी नेटवर्क के अंदर मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स इस टैग को पहचानते हैं और उन एंजाइम को क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स में पैकेज कर देते हैं ताकि वो लाइसोसोम्स तक पहुंच सके। सवाल ये आता है कि कार्गो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक कैसे पहुंचाया जाता है। इसका सिंपल आंसर है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की मदद से। वेसिकल्स एक डोनर कंपार्टमेंट से निकलती है और टारगेट कंपार्टमेंट में फ्यूज हो जाती है। इसके लिए एक प्रोटीन कोट का होना सबसे जरूरी होता है। इस इस कोट के दो मेन काम होते हैं। पहला है मेम्ब्रेन कर्वेचर। ये प्लेनर मेम्ब्रेन को मैकेनिकली डिफॉर्म करके एक स्पेसिफिक बर्ड का शेप देते हैं। दूसरा होता है कार्गो सिलेक्शन। ये कोट प्रोटीन स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ इंटेक्ट करते हैं ताकि वेसिकल्स के अंदर सिर्फ सही कार्गो मॉलिक्यूल ही पैक हो। वेसिकल्स पिंच ऑफ के बाद ये कोट तुरंत ही हट जाता है ताकि फ्यूजन हो सके। इस कोट को बनवाने का काम स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जैसे एआरएफ या सैर1 स्टार्ट करते हैं। जब ये जीटीपी से बाउंड होते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, तो मेम्ब्रेन्स में अपना हाइड्रोफोबिक एंकर डालकर कोट प्रोटीन को बुलाते हैं। जब जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर जीडीपी में बन जाता है तब ये कोट डिसअसेंबल होकर खुल जाता है। अब बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ कोटेड वेसिकल्स की। एग्जाम में डायरेक्टली इन तीन कोट्स को और उनके रूट्स को मैच करने वाले मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोप टू कोटेड वेसिकल्स की। ये एंट्रागेट ट्रांसपोर्ट मीडिएटेड सिस्टम है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर सिस गोल्गी नेटवर्क तक जाता है। इसमें सेर1 जीटीपीएस का यूज होता है। सेकेंड है कोप1 कोटेड वेसिकल्स। ये रेट्रोगेट यानी कि बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट संभालते हैं। ये गोल्गी से वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाते हैं उन प्रोटीन्स को वापस लाने के लिए जिनके पास KDEL या KKXX सिग्नल होता है, और गोल्गी सिस्टर्निस के बीच में भी पीछे की तरफ मूव करते हैं। इसमें ARF GTPase यूज होता है। थर्ड है क्लैथरिंग कोट वेसिकल्स। ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से निकलकर लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स तक जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आने वाली एंडोसाइटोसिस भी क्लैथरिंग के थ्रू ही होती है। इसमें भी ARF GTPase का यूज होता है। वेसिकल्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच तो गई, पर अब वो स्पेसिफिक टारगेट से फ्यूज कैसे होगी, इसके लिए नेचुरल स्नेयर हाइपोथेसिस यूज की जाती है। इसके दो मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप है टेथरिंग, जिसके अंदर रैब एंड रैब इफेक्टर्स का यूज होता है। वेसिकल्स के सरफेस पर स्पेसिफिक रैब जीटीपीएस होते हैं जो टारगेट मेम्ब्रेन पर बैठे टेथरिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं। ये सेल्स की पहली हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन देता है और उसे वेसिकल्स को टारगेट के आसपास खींच लेता है। सेकेंड पार्ट आता है डॉकिंग एंड फ्यूजन का। अब वेसिकल्स में क्या होता है ना कि अब वेसिकल्स पर मौजूद जो वी स्नेयर्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वो वेसिकल्स में होंगे, और जो हमारे टारगेट स्नेयर्स है उन्हें टी स्नेयर्स कहा जाता है। तो अब जो ये वेसिकल्स पे मौजूद वी स्नेयर है वो टारगेट मेम्ब्रेन पर मौजूद कॉम्प्लीमेंट्री टी स्नेयर यानी कि टारगेट स्नेयर्स के साथ टाइटली इंटरेक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आसपास लिपट कर एक बहुत ही स्टेबल कोइल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस फिजिकल फोर्स की वजह से दोनों लिपिड्स इतने करीब आ जाते हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं CSI नेट के वेसिकल कोड की समरी के बारे में। बात करें कोप 2 की तो एसोसिएटेड जीटीपीएस होता है सैर1 और उसका ओरिजिन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डेस्टिनेशन होती है सिस गोल्गी नेटवर्क की। बात करें कोप 1 की तो कोप 1 में ARF एसोसिएटेड जीटीपीएस होता है जो गोल्गी एपरेटस से शुरू होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट करता है। कोप 1 का दूसरा काम है ट्रांस गोल्गी से सिस गोल्गी की तरफ भी ले जाना। दोनों ही काम कोप 1 करता है। नेक्स्ट है क्लैथरिंग की बात करें
तो क्लेथरिन भी ARF एसोसिएटेड GTPase के पर ही वर्क करता है और ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से एंडोसोम या लाइसोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अर्ली एंडोसोम्स तक वेसिकल्स को ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट मार्कर्स की। अगर एक रिसर्चर्स को सेल्स के फंक्शनेट करके पता लगाना है कि कौन सा हिस्सा ER का है या कौन सा गोल्गी का है, तो वो मार्कर का यूज करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये कहां जा रहा है और कैसे किस तरह काम करता है। ये लिस्ट CSI नेट पार्ट C के लिए आखिरी मास्टर स्ट्रोक हो सकती है आपके लिए। बात करते हैं रफ ER कंपार्टमेंट की, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए PDI यानी कि प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज और BIP और या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का यूज किया जाता है। सेकंड बात करते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क की, तो यहाँ लाइसोसोम्स प्रोटीन्स पर ओलिगोसैकेराइड्स का फॉस्फोराइलेशन होता है, मेनोज 6 फॉस्फेट टैग बनता है जो इसका मार्कर है। इसके बाद बात करते हैं सिस सिस्टर्नी की। अगर उसके बारे में पता करना हो तो इसके स्पेसिफिक मार्कर एंजाइम्स मेनोसिडेज 1 है जो मेनोस को रिमूव करता है। नेक्स्ट है मीडियल सिस्टर्नी। इसे पहचानने के लिए ट्रांसफरेज 1 और मेनोसिडेज 2 चेक किया जाता है। और लास्ट है ट्रांसिस्टर्नी। इस फाइनल कंपार्टमेंट का क्लासिकल मार्कर गैलेक्टोस्टेराइल ट्रांसफरेज और सियल ट्रांसफरेज होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा गोल्गी अपैरेटस और वेसिकल ट्रांसपोर्ट का ये डेडिकेटेड सेशन कंप्लीटली कवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको कॉप1, कॉप2, क्लेथरिन और स्नेर उसी के साथ साथ गोल्गी अपैरेटस का पूरा नॉलेज हो चुका है। फिर भी अगर आपको इस यूनिट के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में कंफ्यूजन लग रही हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है, वहां अपने क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको यह लेक्चर और उसकी इंफॉर्मेशन वैल्यूबल लगी है तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर कर देना, अपने प्रिपरेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही टारगेटेड वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप स्टडी स्मार्टली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।